आपको लेके चलती हूँ अपने किचन। हमारे यहाँ आजकल बड़ा फेमस शब्द हो गया रसोड़ा, रसोई में लेके चलती हूँ। यहाँ भी हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे यदि मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मुझे वो चीज़ें दिखती रहनी चाहिए। अब आप मेरे मंदिर को कवर कर सकते हैं वहाँ जा कर के। वहाँ मेरे जो मैं माउंट एवरेस्ट टॉप तक जिन बप्पा को लेकर गई हूँ उनकी तस्वीर रखी हुई है। माँ सरस्वती जी हमेशा विराजमान रहती है, भगवत गीता रहती है, बुद्धा रहते हैं। अब स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट की तरह ही मेरा थोड़ा घर अव्यवस्थित और व्यवस्थित सा है, एक एक चीज़। और माउंट एवरेस्ट टॉप का पत्थर भी वहाँ पे रख रखा है। और ये मेरा छोटा सा किचन। आप दिखाना चाहें तो दिखाइए, ना दिखाओ तो अच्छा होगा। थोड़ा अव्यवस्थित सा है। ओके, और अब आ जाते हैं कहाँ। जब हमारे लिए हम रूम से निकलेंगे, मतलब थोड़ा सा मैं बच्ची टाइप की हूँ ना, तो मेरे लिए घर में गुड़िया होना बहुत ज़रूरी है। गुड़िया मतलब खुशी समझ सकते हैं। तो हमेशा ये वाली चीज़ दिखती है कि डोंट वरी, बी हैप्पी, सब होता रहेगा। तो अब आते हैं ये वाली पिक्चर जहाँ मैं सबसे ज़्यादा सेल्फी पॉइंट होता है ना हर शहर का, हर गांव का। तो एक तरह से ये मेरा सेल्फी पॉइंट है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा पिक्चर क्लिक करती हूँ, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। बिच्छू, ये हमारे स्वास्तिक और वो ये एक शुभ प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी जी का हाथ माना जाता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और ये वाला थिंक टू हैप्पी, छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत पॉजिटिव रखती हैं। आप माने या ना माने, मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। और सेम वही लाइन जो मैंने बोला था अभी, सक्सेस डोंट कम टू यू, यू गो टू इट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। एक छोटे से स्टूडेंट के घर में आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। और हर जगह आपने शायद नोट किया हो ना किया हो, आपको हर जगह माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ दिखेगा। और हंस मैं इसलिए रही हूँ, हर एक जगह माउंट एवरेस्ट की गलत स्पेलिंग लिखी है। माउंट एवरेस्ट की स्पेलिंग होती है EVREST। और मुझे पहले पता नहीं था कि माउंट एवरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। मेरा ये था कि मेरे को हर तरफ माउंट एवरेस्ट लिखना चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, EVRE की जगह A लिखा है मैंने और ST। और सबसे बड़ी चीज़ है, घर के एक एक कोने में आपको यही वाली स्पेलिंग लिखी हुई दिखेगी। दिखाओ, EVRAST। और कहाँ दिखाऊं, हर एक घर के जो गेट है सब पे आपको ये गलत वाली स्पेलिंग लिखी हुई दिखेगी। तो आप सोच सकते हैं जिस लड़की को माउंट एवरेस्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, मैं माउंट एवरेस्ट जा सकती हूँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा दर्पण हो गया एक। अब आपको लेके चलते हैं हमारी बालकनी गैलरी में। एक फूल मेरे लिए बहुत कीमती होता है। जब ये फूल खिलता है ना, बड़ी खुशी होती है। अरे मैंने इसको लगाया था, इसमें फूल आया, मैंने इसमें लगाया था, इसमें फूल आया। और सब्जियां मैं लगाती हूँ, बीज होता है तो एलोवेरा, तुलसी, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहीं दिख जाएंगी। और आजकल आप सबको पता होगा गिलोय कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला बड़ा सा गिलोय है जो हमने लगाया हुआ है। और ये छोटी सी फिर से क्रिएटिविटी आपको दिख जाएगी। हमने इनको बिठा रखा है हमारी चौकीदारी करने के लिए। जो मैं कोर्स के लिए पहुंची तो मैंने उन सर को बोला, सर आप भले मेरा वेटिंग में नाम आता नहीं आता, मैं कोर्स करके तो जाती। बोले कैसे? मैं कहा मैं आपके पैर पड़ती घिसटती, मैं बोलती भले मुझे पॉटर बना के ले चलो पर मुझे कोर्स करवा लो। सारे लोग ठा के मार के हंस रहे थे। बोले सच, इतना कोई मुझसे गिड़गिड़ाता तो पक्का हम कोर्स में सीट दे देते। तो मैं डिसाइड करके गई थी कि मैं वापस घर नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी तो कोर्स करके ही आऊँगी। तो ऐसे छोटे छोटे आपके अंदर के जो वो होते हैं ना, लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चितता, वो होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, यही मेरी कमी है, वही मेरी ताकत है। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, वही मेरी कमी है जिसकी वजह से मैंने मम्मी की बहुत चप्पल है, बहुत मार खाई है। और वही मेरी ताकत है, वो इसलिए जैसे मान लो मुझे आज गांव जाना है उदाहरण के लिए, और बहुत बारिश हो रही है। मैंने आज सोच लिया कि मुझे गांव जाना है, बारिश हो रही है, तो मैं बारिश थमने का वेट करूँगी। यदि बारिश नहीं थमती है तो मैं अपर पहन के, मतलब पूरा बारिश की जितनी भी चीज़ें हमसे बारिश से बचाने वाली जो पोचू वगैरह होता है उसको पहन के जाऊँगी। और मान लो रास्ते में मेरी स्कूटी पंचर हो जाती है तो मैं पंचर जुड़वा के जाऊँगी, पर मैंने ठान लिया कि मुझे गाँव जाना है। तो प्रकृति हो
क्योंकि प्रकृति तो कभी भी बदलती रहती है ना, परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं। कुछ भी हो, मैंने ठान लिया कि मुझे जाना है, मुझे करना है, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपसे भी कहती थी, ठान लिया तो फिर कुछ भी हो, फिर ठान लिया मतलब ठान लिया, पर अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। सो कोर्स हुआ, कोर्स में बाबा रे बाबा क्या रगड़ा मिलता है वहाँ पे। एक तो पहाड़ों की वो घुमाव वाली रोड, उस पर दौड़ाते हैं। मैं एकदम स्लो, मैं कभी इतना सा भी नहीं दौड़ी थी। गांव पे अपन पगडंडी पे जाते क्या ऐसे दौड़ते हैं पहाड़ों वाली रोडों पे? नहीं, 25-25 का पिलो का बैग थमा के पीछे कर रहे। पर मैं एक चीज़ था कि मुझे इस कोर्स में A ग्रेड लाना है। वहाँ मेरी केवल एक ही चीज़ की वजह से मुझे A ग्रेड मिला था, नेवर गिव अप करने वाली है। मैं गिव अप नहीं करती थी। आप मेरे घर को देखोगे तो आपको जगह जगह नेवर गिव अप दिखेगा। जब आपकी क्षमता खत्म हो चुकी है ना, तब भी आपको छोड़ना नहीं है। जो आप चाहते हो ना वो पक्का फिर पालोगे, क्योंकि शरीर तो है, दर्द देगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, पर गिव अप नहीं करना है हमको। वही चीज़ मेरी वहाँ थी प्लस पॉइंट। मैंने नेवर गिव अप वाला थॉट लिया कि मुझे हार नहीं माननी है। कोर्स में मैं लास्ट में जाती थी, डमडमाती पर मैं पहुँचती थी, और वहाँ के टीचर्स इतने खुश थे कि पूछेगा मैं, क्योंकि उनको आशा नहीं थी मुझसे। मेरा बड़ा भारी भरकम सा शरीर था, आप कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे उसमें आपको दिखेगा, और मेरे लिए सब कुछ नया था। जूते तक नहीं थे मेरे पास, तो लोअर टी शर्ट भी नहीं था। लोअर भी दूसरे बच्चों के मांग के मेरे टीचरों ने मुझे दिए थे, तो उनको कैसे एक बच्चे से इमेजिन कर सकते थे वो सब। पर सब बहुत खुश हुए, कोर्स बहुत अच्छे से हुआ। फिर मैंने एडवांस कोर्स किया। मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई था, जब जाके मुझे पता चला। अब बारी आती है माउंट एवरेस्ट के सबमिट की। तो माउंट एवरेस्ट के लिए हमें कोर्स करने के बाद 6000 के 2 माउंटेन क्लाइंब करने पड़ते हैं, वो मैंने कर लिए थे। एनसीसी गर्ल्स कैडेट के साथ मैं गई थी माउंट लद्दाखी क्लाइंब करने के लिए, और वो 17 साल पहले एक रिकॉर्ड बना था कि 18 लड़कियों ने माउंट लद्दाखी को क्लाइंब किया। सारे राज्यों में प्रचार प्रसार हो गया था, मेरा भी थोड़ा सा, मेरे राज्य में थोड़ा नाम पहुँच गया था। इसके बाद होता है कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट लगता है। जब मेरे पिताजी ने कभी मुझे, या मैंने, मतलब मेरी बताती हूँ, मैंने कभी 25,000 रुपये हाथ में तक नहीं देखे थे। 25 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। सोच तो लिया था, ठान तो लिया था, करना तो है, पीछे तो हट नहीं सकते ना। अब क्या किया जाए। और उसी समय सुल्तान मूवी जस्ट रिलीज हुई थी, तो मैंने क्या किया था कि 500 लोगों की लिस्ट बनाई थी। उस समय सीओर में थी कि कौन कौन मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा जो सुनार होते हैं, जिनके पास सोने के जेवर होते हैं, वो भी पैसे वाले होते हैं, वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने फिर लिस्ट बनाई थी कि छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो भी थोड़े पैसे वाले होते हैं, वो भी मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं फिर उनके पास जाके खड़ी होती थी, सर मुझे आपका 2 मिनट का समय चाहिए। बोले हाँ बोलो। मैं कहा आप ना, मुझे माउंट एवरेस्ट जाना चाहते हो, आप मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए। फिर बोलते थे क्यों? कहा आपने सुल्तान मूवी देखी है? वो बोलते थे हाँ देखिए। तो सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है ना, और यदि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी तो आप भी फेमस हो जाओगे मेरे साथ। इस वाक्य के बाद कुछ लोग मुझे विश्वास करते थे, कुछ हंसते थे, कुछ ना करते थे। तो फिर भी मेरे 15,000 रुपये से इकट्ठे हुए थे, और उससे ये हुआ था, एक चीज़ हट गई थी मेरे मन से, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। हम अपनी बात रखे तो देखे, करके तो देखे, हार नहीं मानिए ना हमें। फाइनली मैं फिर भोपाल, पता चला कि भोपाल में मंत्रालय में बहुत अधिकारी बैठते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं, कुछ मंत्री होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। ऐसी कोई सी जगह नहीं थी जिसका दरवाज़ा मैंने नहीं खटखटाया हो या मैं नहीं बोला हो। तो ऐसे कई दफ़ा होता था जब मेरे जूते तक घिस जाते थे। सलवार सूट पहन के पीछे बैग टांग के मैं जाती थी। एक अधिकारी जी ने तो मुझे बोला था, अरे ये देखो, ये सलवार सूट वाली लड़कियाँ माउंट एवरेस्ट सबमिट करेंगी, ये दूसरे खिलाड़ी वल्लाड़ी बच्चे क्या करेंगे फिर। एक जगह मुझे एक व्यक्ति ने बहुत तेज झकझोर कर दिया था, जब मेरा हाथ पकड़ के बोला था, लड़की 18 लाख तूने देखे, खानदान देखें कभी? यकीन मानिएगा वो आग लगा दी थी वो चीज़। शायद वो लोगों के थॉट मुझे वैसे नहीं चुभते तो शायद मैं आज यहाँ होती भी नहीं। कई दफ़ा आग लगनी भी बहुत ज़रूरी होती है आपके मन में, और उन लोगों का जवाब उसी समय मत दो, उनको सहन करके रखो, बाद में उसका हम जवाब देंगे, है ना। अपने कामों से जवाब दीजिए। सो फाइनली मेरा 25 लाख का अमाउंट इकट्ठा होने वाला था। वो इसलिए हुआ कि मध्य प्रदेश के एक अधिकारी जी हैं, उनकी मेरे पे नज़र पड़ी। बोले बच्ची हर दरवाजे पे, मतलब हर जगह ऑफिसों के दरवाजे पे दिखती है, अपॉइंटमेंट लेती है। मैं आज तक वल्लभ भवन के छोटे छोटे कर्मचारी नहीं, मतलब जो गेट पास देते थे उन सभी भैया लोगों का, सबका मैं थैंक यू इसलिए बोलती हूँ। मैं गांव से थकी हारी आती थी, वो लोग उनका टिफ़िन तक मुझे खिला देते थे। कितना बड़ा दिल होता है ना। मैं उनको माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के बाद थैंक यू बोल के आई थी कि आपकी वजह से कम मैं अधिकारियों के दरवाजे तक तो पहुँचती थी ना। हर एक व्यक्ति सफलता कभी एक की नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों का छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट होता है। हमेशा उस चीज़ को मानना चाहिए। मैंने उस चीज़ को थोड़ा बहुत मानती ज़रूर हूँ, मतलब अपने आप का बड़प्पन नहीं बता रही हूँ, या आप समझें।
पर मानिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उन सभी के लिए मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड से लेकर गई थी थैंक यू वाला पूरा, जो मैं कैंप 3 तक लेकर गई थी कड़कड़ाती ठंड में, ऐसे थैंक यू पकड़ा हुआ है। मैंने सबको वो फोटो दिया था फिर, क्योंकि थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सबके लिए, आप सबकी वजह से मैं आज पहुंची हूँ, सबका कंट्रीब्यूट था ना उसमें। एक अधिकारी जी की मेरे पे नज़र पड़ी है, बच्ची हर जगह हैरान परेशान से दिखती है, धूल बिल्कुल उड़े हुए बाल, पीछे झोला टंगा, जूते फटे हुए से। सर मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, एक फाइल हाथ में रखी हुई, तो आप समझ सकते हैं ना उस बच्चे की हालत। तो सर मुझको बोलते हैं सर मेरे को ना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बोले बेटा माउंट एवरेस्ट तुमको चढ़ना है, तुम बल्लभ हो कि सीढ़ियाँ चढ़ती रहती हो? सर जाना तो है। उन्होंने कहा ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। 2018 में उनकी फैमिली ने, उन्होंने, उनके बहुत सारे दोस्तों ने मेरे लिए स्पॉन्सर किया, सबने अलग अलग लोगों ने मिला के। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई दूसरा व्यक्ति आप पे विश्वास कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में यदि बुरे लोग हैं ना तो अच्छे लोग भी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर है, पर अच्छाई दिखती थोड़ी बाद में है। पर वो मेरी मदद क्यों की? उन्होंने बताया जुनून, पागलपन देखा उन्होंने, हमेशा हर जगह बिल्कुल पागलों की तरह खड़े हुए देखा, सुबह से शाम तक धूप में तपते हुए, भूखे प्यासे, और एक ही रट मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया, तब जाके उन्होंने मुझे स्पॉन्सर करने के लिए हाँ किया था। फाइनली 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए जाती हूँ। मैं बता दूं कि 17 दिन का हम लोगों को बेस कैंप पहुंचने का रास्ता होता है। बेस कैंप जब तक हम पहुंचते हैं, कई सारी नदियों को पार करते हैं, बहुत रॉकी टाइप का हम लोगों का ट्रैक होता है, और फाइनली फिर हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं। तो एवरेस्ट बेस कैंप मतलब आप 3 मंजिला इमारत, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आपका हार्ट के धक 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 पंप करता है। सेम बेस कैंप में इतना कम ऑक्सीजन है, मतलब 5345 मीटर हाइट है, काला पत्थर बहुत ज़्यादा है, 5645 हाइट है। वहाँ आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आती। बेस कैंप में भी आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आती, आपका डाइजेशन प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं करता है, आपको बहुत हेडेक होता रहता है। ये बेस कैंप मतलब बहुत लोअर जगह होती है एवरेस्ट पे। एवरेस्ट पे हमारे ऐसे 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, और सबके चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। आज मैंने अपनी शेरपा वीणा का हेलमेट डाला हुआ है और वो मेरे पीछे आ रहे हैं, और मैंने फिर से जुल्फो ग्लासेस लगा लिया, क्योंकि मेरे बड़े वाले ग्लास में तुरंत फॉग जम रहा था। तो जब तक ये काम आता है तब तक मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और फिर चेंज कर लूँगी। रास्ता बहुत लंबा है। जब हम बेस कैंप में पहुँचते हैं, मैं 2018 की बात अब आपको बताती हूँ कि मैं 2018 में पूरी तैयारी के साथ बेस कैंप पहुँचती हूँ, और वहाँ मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा को कुछ पता नहीं था, तो वीडियो में देख के बोलते बेटा यहाँ तो तूने तो बताया ही नहीं, हर जगह मर भी जाए है। एक पापा को सोचो, बेचारे पापा को, कि उनको वहाँ जाके पता चलता कि उनके बच्चा बिल्कुल ऐसा बोल के आया कि वहाँ मौत भी हो सकती है। मैं केवल पापा को बता के आई थी मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लूँगी, मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने हाँ बोल दिया। उनको पहले नहीं पता था कि वहाँ मौत भी हो सकती है। और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखे तब, और खुद के पास तो फ़ोन भी नहीं था मेरे पापा के, स्मार्टफोन। माई छोरी माउंट एवरेस्ट गई है, दादा भाई वीडियो दिखा जो तो वहाँ का। दूसरे के फ़ोन में पापा ने वीडियो देखे तो मेरे पापा सक्के बक्के रह गए कि अरे बाप रे ये क्या है। मैं जब बेस कैंप पहुँचती हूँ, वहाँ की चीज़ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक पर्वतारोही के लिए वहाँ का कैसा वातावरण होता है। बेस कैंप मतलब ग्लेशियर के ऊपर आपके टेंट लगते हैं, हाँ, और बहुत अलग अलग कंपनीज़ के टेंट होते हैं। वहाँ हमें पानी भी पीना होता है, तो हम बर्फ़ खोद के लाते हैं ग्लेशियर से, फिर वो पानी पीते हैं। हमारा 2 महीने का एक्सपेडिशन होता है, और इसमें हमें कई दफ़ा हम लोग ऊपर जाते हैं फिर डाउन आते हैं, जिसे एक्मेटाइजेशन पीरियड कहते हैं। बेस कैंप से हमेशा हम चलना जो शुरू करते हैं कुंभू देवता की पूजन करने के बाद करते हैं। यहाँ आ जाती है थोड़ी सी धार्मिकता की बात। आप हमेशा मेरे गले में बहुत सारी जेल ये सब देखते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मैं मानूँ ना मानूँ, मेरी माँ इनको मानती है, और बहुत आस्था से उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें पहनाई हैं। चाहे चाकू है, वो हर एक की इज्जत करते हैं। तो दुनिया के सभी धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं। वे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी भी धर्म को माने, पर सभी लोग पर्वत देवता सागर माथा को जरूर मानते हैं। हम सब यदि पर्वत देवता का पहला कदम रखते हैं तो सागर माथा मतलब कुंभू ग्लेशियर की पूजन करने के बाद जाते हैं। सारे क्लाइंबर्स, कोई भी क्यों ना हो, वो कुंभू ग्लेशियर की पूजन करने के बाद हम लोग समिट पुश के लिए निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि
बेस कैंप में पहुंचने के बाद आपका कभी भरोसा नहीं रहता कि आप जिंदा वापस घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, कुछ भी हो सकता है। 2014-15 में यदि आपको पता हो तो भूकंप आया था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, तो सबसे ज़्यादा जो जाने गई थी वो बेस कैंप में ही गई थी। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर के अवलांच बन के आएगा और पूरी जगह को तहस नहस कर सकता है। आपको हाई एल्टीट्यूड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, फोर्स फाइट हो सकता है, चिलब्लेन हो सकता है, खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं आती है। एक एक कदम के बाद आपको ऐसा लगता है कि क्या है ये, 2-2 किलो के जूते होते। अब बारी आती है बेस कैंप से कैंप 1 जाने की। तो हम लोग हमेशा रात को क्लाइंबिंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि रात को स्नो हार्ड होती है, तो चलने में थोड़ा हमारे जो क्रैम्पन होते हैं वो अच्छी से ग्रिपिंग करते हैं। 15-15 घंटे 14-14 घंटे हम चलते हैं, रात को क्लाइंबिंग करते हैं और दूसरे दिन की सुबह तक पहुंचते हैं। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, जिसमें नीचे क्रैम्पन लगे हुए होते हैं। हमारा पूरे इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे शरीर पे जगह जगह लगे होते हैं। 25-25 किलो का बैग होता है जिसमें राशन, स्लीपिंग बैग, हमारे इक्विपमेंट, हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब रखे हुए होते हैं जो हम अलग अलग जगह पर फिर रख के आते हैं और लास्ट पुश पे फिर उसे लगाते हैं। कैंप 1 पहुंचते हैं थके हारे से कुंभू ग्लेशियर, जहां सबसे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस है। माउंट एवरेस्ट के 2 रूट है, नॉर्थ साइड, साउथ साइड। साउथ साइड से जाते हैं तो रिस्की ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि कुंभू ग्लेशियर को हमें पार करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा डेथ कैंप 4 में कुंभू ग्लेशियर के दरमियान में होती है, क्योंकि यहाँ हमें लेडर पार करने होते हैं। लेडर मतलब एक निशानी नुमा, जहाँ बड़े बड़े क्रेवासों के बीच में उसको लगा दिया जाता है और एक छोटी सी रस्सी होती है जो सेफ्टी के रूप में लगी हुई होती है। और ऐसे एक लेडर नहीं, इस बार मैंने 45 लेडर पार किए थे। ऐसे 45 लेडर कभी आपको सीधे टेढ़े तिरछे ऐसे पार करने होते हैं और ऐसे लेडर हिल रहे होते हैं और आपके पैर भी सेम ऐसे ही हिल रहे होते हैं और एक सेफ्टी से आपको पार करना हुआ होता है। कुछ इस तरह से जस्ट अभी मैं आई थी, अब मेरे साथी आ रहे हैं। को सेट कर लेडर पार करना है। मान लो आपके क्रैम्पन बीच में फंस जाते तो आप सीधे उसमें जाओगे। क्रेवास में यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है तो बहुत कम ऐसे चांसेस होता है कि वो जिंदा बच के आते, क्योंकि क्रेवास में सीधे आप जब गिरते हो तब की बॉडी में हीट होती है और वो धीमे 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 आपको अंदर तक भेजता चला जाता है और नीचे फिर नदियाँ बहती हैं। आप उसमें चले गए तो मतलब आप कभी ज़िंदा नहीं आ सकते और माइनस टेम्परेचर होता है तो बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। टॉप पे तो -47 टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, यहाँ थोड़ा फिर भी कम होता है। ऐसे कई सारे लेडर पार करने होते हैं। फिर हम लोग कैंप 1 पहुंचते हैं, टेंट लगाते हैं, बर्फ़ खोते हैं, पानी पीते हैं। डिहाइड्रेशन चरम सीमा पे पहुँच जाता है, क्योंकि आपका शरीर 9-9, 10-10 घंटे तक पानी की एक बूंद तक आपके हलक में नहीं जाती। होंठ बिल्कुल सूख चुके, गुलाबी से सफ़ेद पड़ चुके होते हैं, फट के इनमें से खून निकल रहा होता है। चेहरा बिल्कुल झुलस चुका होता है, सनबर्न की वजह से उसमें जगह जगह से खून निकल रहा होता है। टेंट लगाते हैं, पानी पीते हैं और हेडिक मतलब सिर ऐसा लगता है फट जाता है। जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो आपके ना ख्यालात आते हैं ना कुछ आते हैं, बहुत तेज़ आपको हेडिक होता है। कई दफ़ा कई क्लाइंबरों को येलो उल्टियाँ होती हैं, कई दफ़ा कई लोगों को खून की उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पकड़ लेता है तो पल्मरी एडिमा हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है, मछली रस्सी साफ नज़र आना। कैंप 1 से तो फिर भी हेली रेस्क्यू हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, जिस दर्द की आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एक पल एक एक कदम रखने पे इतना दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। आपके लिए एक एक कदम बहुत भारी होता है और आपके हार्ट बीट को आप बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो नॉर्मल होने में बहुत मुश्किल होती है। और कई दफ़ा कई लोगों को कार्डियो अरेस्ट भी हो जाता है। माइनस में टेम्परेचर रहते, हाथ उंगलियां बिल्कुल सुन्न पड़ चुकी होती हैं। फिर हम लोग वापस डाउन आते हैं 2 दिन का रेस्ट करने के बाद। फिर सबमिट पुश के लिए आता है, ये एक्लिमेटाइजेशन पीरियड होता है हमारा। फिर कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, फिर वापस डाउन आते हैं। कैंप 2 में और हाई एल्टीट्यूड बनने की वजह से और तेज हेडिक होता है और परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है, लोगों की और तबीयत खराब हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड पे आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी प्रॉपर पच नहीं पाते, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। ऊपर जाके लोग सूप या हल्का फुल्का रॉ मटेरियल खाते हैं जो पच जाए और बहुत कम मात्रा में खिल पाता है। फिर कैंप 2 से वापस डाउन आते हैं, फिर एक बार और जाते हैं कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 को टच करके वापस आते हैं। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट। यदि आपको वॉशरूम भी जाना होता है ना, तो पहले कैराबिनर को सेफ्टी में अटैच करना पड़ता है और ऐसे मतलब ढलान है, वहाँ वॉशरूम जाते हैं। मान लो आपको जरा सा भी फॉल हुआ तो आप सीधे क्रेवास में जाओगे और आप जिंदा नहीं बचोगे। पहाड़ों में दर्द कहा जाता है, सहा नहीं जाता है, ये हर पर्वतारोही का थॉट होता है। और दूसरे गेमों में आप हारते हो या जीतते हो,
माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जहाँ छोटी सी गलती से या तो आप जिंदा रहते हो या आप मर जाते हो। तो आपका लाइफ रिस्क है यहाँ पे, आपका और आपके साथ जो भी लोग मौजूद है सबके लिए। फिर कैंप 3 में हम जब पहुँचते हैं, अब आती है समिट पुश की बारी। समिट पुश पे कैंप बेस के में नेटवर्क नहीं होता। हमारे सगे माँ बाप, दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी लाइफ 2-3 बार इमेजिन हो चुकी होती है। सगे माँ बाप से केवल हेलो पापा मैं जा रही हूँ इतनी सी बात होती है, और उनकी आवाज़ तक प्रॉपर सुन नहीं पाते हम लोग कि जा बेटा या कुछ भी। तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वहाँ जाके मुझे इमेजिन होता है कि हम सब, आप सब कितनी कंफर्ट लाइफ जी रहे हो, कितना प्यारा बिस्तर है सोने को, घर है आपके पास, खाना है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। वहाँ आपको लाइफ का असली मतलब पता चलता है। जब आपको एक सांस नहीं आने के लिए आपको तरसना पड़ता है, तब पता चलता है कि आपके पास कितनी कीमती सांस है जो आप ऐसे वेस्ट कर देते हो। इन्हें वेस्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट समिट पुश होता है जब आप अपनों की आवाज़ सुनने के लिए तरस चुके होते हो और समिट पुश के लिए निकलते हो। मेरे को गला भर रहा है। मेरी सच में मुझे याद है 2018 में मेरे पापा से केवल इतनी सी बात हुई थी, और उससे पहले तक मेरे मम्मी पापा और मेरे रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए थे। पर वहाँ जाके इमेजिन हुआ कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग। छोटी छोटी चीज़ें उनकी याद आ रही थी कि कई बार घर में रोटियां या निवाला नहीं होता था तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चे पर भरपेट खा ले। लास्ट में शाम को जब रोटियां कम पड़ जाती है ना, 1 रोटी खा लेंगे, वो 2 रोटी खा लेंगे, पर बच्चे के भरपेट खाना खिलाना चाहिए। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं जो हमारे माँ बाप हमें पता तक नहीं होता तब कर देते। सो 2018 में फाइनल समिट पुश के लिए बाय बाय हेलो करके मैं गई, और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो आपको मैंने बताई, 25 किलो का बैग, हमारे जूते। कैंप 3 के बाद डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है 7900 के बाद, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आती है। वहाँ से फिर डेड बॉडीज दिखना भी स्टार्ट हो जाता है। ग्लेशियर में हर साल ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो डिफरेंट और डेड बॉडीज बाहर उभर के आती है। कई दफ़ा आपको डेड बॉडीज़ के बगल से क्रॉस करना पड़ता है क्लाइंबर्स के, तो कई दफ़ा उन डेड बॉडीज़ के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा दुनिया का कोई क्लाइंबर नहीं होगा जब उन डेड बॉडीज़ को पार करता है और उसका दिल नहीं हिल जाता है, सबका कलेजा हिल जाता है। क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि ये क्लाइंबर भी क्लाइंब करने के लिए आया था, और दुनिया के हो सकता है बहुत सर्वश्रेष्ठ क्लाइंबरों में से वो एक हो, और हो सकता है उसकी जगह अगले हम हो। आपको नहीं पता आपकी लाइफ के बारे में। डेथ जोन मतलब कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। पहले आपकी बॉडी आपका फेट खाती है, फिर आपके मसल खाती है, और फिर धीमे धीमे आपको खाना शुरू कर देती है अंदर ही अंदर। सो कैंप 3 के बाद हम लोग धीमे धीमे चलना स्टार्ट करते हैं। येलो बैंड एरिया पार करते हैं, वो बहुत टफ हो जाता है क्योंकि पहले क्रैम्पोन क्या था, रॉक नॉर्मल उस पर चलता है, बर्फ़ पे चलता है। येलो लाइन एरिया में रॉक हो जाती है सीधी, जहाँ बहुत फिसलता है हमारा क्रैम्पन, और उसको जुमार की मदद से, सबकी मदद से पची कुची एनर्जी से पार करते हैं। और फिर हम लोग कैंप 4 पहुँचते हैं। कैंप 4 पहुँचते मतलब मैं क्या बताऊँ, आपकी लाइफ की, आपके शरीर में जान तक, ताकत बिल्कुल नहीं बचती, हल्की सी जान बचती है। यदि कोई धक्का भी दे देगा ना, इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि फिर से उठ के खड़े हो जाओ। पता नहीं वो कौन सी शक्ति होती है सारे मानवों के अंदर की जो हम धीरे धीरे एक ही कदम बढ़ाते हैं। कैंप 4 मतलब डेड बॉडीज़ का हब। कैंप 4 में यदि किसी की डेथ होती है तो उसे स्लीपिंग बैग में बंद करके ऐसे बगल में रख दिया जाता है, जहाँ हम बहुत ही करीबी दूरी पे हम लोगों के टेंट लगे हुए होते हैं। डेड बॉडीज़ रखी हुई ऐसे होती है, जैसे आपने देखा होगा गेहूँ के ऊपर कैसे बोरियाँ एक के ऊपर एक खप्पी नुमा रखते हैं। सेम कैंप 4 में डेड बॉडीज़ एक के ऊपर ऐसे खप्पी के ऊपर ऐसे रख दी जाती है। और फिर समिट पुश होता है। समिट पुश मतलब 18 घंटे की क्लाइंबिंग, समिट पुश, और सीधा समिट एकदम। इसके बाद और समिट पे जाते समय ज़रूरी नहीं कि आप कभी दोबारा वापस आएंगे। आपका ऑक्सीजन रास्ते, क्योंकि बहुत सीमित ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा यूज़ कर ली तो ख़त्म हो जाएगी, लीक हो गया तो ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेदर ख़राब हो गया या बहुत हवा चल गई तो भी कुछ भी हो सकता है। सो फाइनली 2018 की बात है ये। हम धीमे धीमे पहुँचते हैं, और मैं 8100 पे होती हूँ, और ऊपर मात्र 700 मीटर बचता है और वेदर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा शेरवा बोलता है कि बहनी मतलब बहन, अब हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, यदि हम ऊपर पहुँच गए तो हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, इतनी ऑक्सीजन है कि जाएंगे बस, आ नहीं पाएंगे। उसने मुझे कहा कि वापस चलो। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मात्र 700 मीटर, देख सकते हैं ऐसे कि आपका कितना पास है आपका लक्ष्य। और जब मेरे शेरपा ने ऐसा कहा, समझ नहीं पाई थी क्या करूं। मेरे शेरपा ने बोला कि बहनी पहाड़ वहीं है, ज़िंदगी रही तो दोबारा आ जाएंगे, ज़िंदगी नहीं रही तो क्या हम दोबारा ये कर पाएंगे। मैं उन सब बच्चों को कहूँगी जो छोटी छोटी बात पे, नंबर कमाने पे, 1-2 नंबर कमाने पे बड़े बड़े कांड कर लेते हैं, है ना।
मेरे लिए सेम ये वैसा होगा जो बच्चा यूपीएससी में टॉप करने वाला है या यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला है, ठीक है, मात्र वो 0.0 नंबर से रह गया हो। सेम मेरे साथ भी वही था ना, जिंदगी बदलने वाला सवाल, बिल्कुल वही था। पर ऐसे टाइम पे हम लोग वापस आए। फिर इसका ये अर्थ नहीं है, सॉरी मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर लेते हैं ना नीलेश जी। मेरा उनसे कहने का अर्थ ये है कि ज़िंदगी रही तो आप दोबारा कर सकते हो, ज़िंदगी ख़त्म होगी तो क्या, ये सोचना है आपको। पहाड़ वही है, लोग एग्ज़ाम वही है, आप तैयारी करके दोबारा दे सकते हो। ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे तो फिर क्या, कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। हम वापस आए और तब तक पता चला कि अखबारों में छप चुका है, मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया। सारे अखबारों की हेडिंग मीडिया में छा गए जब मैं काठमांडू पहुंची। ये क्या हुआ है बाबा, ये कैसे हो सकता। उनकी गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया था और उनको लगा था कि 9 घंटे तो बचे हैं, लड़की सबमिट कर ही लेगी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो माउंटेनियरिंग के गुरु हैं, उन्होंने मुझे बोला कि सच्चाई मतलब सच्चाई, बोलो जो तुम्हारा मन करता है। तो फाइनली उनके कहने पर मैंने अपने मन से अपने फेसबुक पे लिखा कि नहीं, मेरा माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ, मेरा 700 मीटर बच गया है। इसके बाद तो बाप रे हाहाकार मच गया।